नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डेमोक्रेसी इन बांग्लादेशी पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में या तो 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन जो ज्यादातर जो चांस है वो 4 मार्क्स के आने की रहती है। और इसी टॉपिक में एक और क्वेश्चन आता है जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। या तो इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आएगा जो हम स्टडी करेंगे, या तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता जरूर है। कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में इसे हम लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो ना, तो कोशिश किया करो कि जो वीडियो है उसका 60% देखने की कोशिश किया करो एटलीस्ट, क्योंकि तभी वीडियो ना आप लोगों को समझ में आएगी। अगर ये 10 या 12 मिनट की वीडियो है तो कम से कम आप 8, 6, 7 मिनट देखने की कोशिश तो किया ही करो, तभी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। और इस वीडियो को कोशिश करो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और बहुत ही पॉसिबल है कि आप लोग इसको सेव कर लो ताकि आगे आप लोगों को काम ये आए, ताकि जब आपके एग्जाम्स हो या फिर कभी भी कोई टॉपिक रहे तो आप लोगों को सर्च करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो था वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। जो बांग्लादेश है वो पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान का, और ये जो कब तक रहा, आजादी के यानी 1947 में जब हमें आजादी मिली तब से लेकर 1971 तक जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पार्ट था। फिर बाद में उससे सेपरेट हो गया। कैसे कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये प्रोसेस हमें सेकंड बुक में देखने को मिलेगी। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। और जो आज का जो बांग्लादेश है वो हमारे जो बंगाल है, जो हमारा असम का हिस्सा है, उसमें से कुछ हिस्से तोड़कर बांग्लादेश को बनाया गया था। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझने वाली है। मान लीजिए हमारा इंडिया है और ये हमारा यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है। पहले जो बांग्लादेश है इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी 1947 से 1971 तक के बीच इसे वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और इस हिस्से को जो आपका बांग्लादेश है इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दरअसल क्या हुआ था कि जब अंग्रेज चले गए थे तो भारत का पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक इंडिया, दूसरा बना पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान था वहां पे बेसिकली ये कहा गया कि सारे मुस्लिम इस पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। तो ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां पर इनकी जो आबादी हो वो एक जैसी हो, मतलब कि सारे लोग मिक्सचर में ही थे सारे। तो केवल 2 ही ऐसा इलाका था, एक इस साइड का इलाका और एक इस साइड का इलाका, जहाँ पे जो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा थी। तो अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि इसको जोड़कर यहाँ पे ले आए या इसको खिसका के यहाँ पे ले आए, तो या फिर इतने बड़े संख्या में जो लोग रह रहे उनको माइग्रेट करके यहाँ पर लेकर ले आया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से इस हिस्से को उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया और ये इसको वेस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया, और ये दोनों ही पाकिस्तान के पार्ट में थे। क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है तो ईस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट में था तो वेस्ट पाकिस्तान। आई होप ये आपको छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। The people of this region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of the Urdu language। दरअसल जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोग उनपे अपना उर्दू लैंग्वेज थोप रहे थे। यानी कह लीजिए जो वेस्ट की जो गवर्नमेंट थी, जो वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अपनी उर्दू लैंग्वेज थोप रही थी। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो लोग अपनी जो उनकी जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो संस्कृति थी उनकी बांग्ला थी, और वो बांग्ला लैंग्वेज को बोलते थे। Soon after the partition they began protest against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बुरा लगने लगा, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, कि भाई ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारी अलग कल्चर हम पे, आप हमारी उर्दू की लैंग्वेज थोप रहे हो और आप लोग अपना कल्चर हम पे थोप रहे, जबकि हमारी जो बंगाली कल्चर है आप लोग इसके साथ भेदभाव कर रहे हो, इसको
उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हमारी जो बंगला जो लैंग्वेज है आप उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो इस वजह से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। दे ऑल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। और ये लोग ये भी चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर इनको चांस दिया जाए। दरअसल जो अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते, उस पोस्ट के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ही भर दिया जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बड़े बड़े पद नहीं दिए जाते थे। तो इस वजह से भी लोग नाखुश थे कि हमें भी कुछ बड़े बड़े पद दिए जाएं, इनके लोगों को भी बड़े बड़े पद मिले। दूसरी चीज कि इनको पॉलिटिकल पावर भी दी जाए। दरअसल वेस्ट पाकिस्तान के पास ही सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी, ईस्ट पाकिस्तान के पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी। तो इस वजह से लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे कि ये बात है, एक को आपने खूब ज्यादा पावर दे दी, दूसरे के पास पावर ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अनफेयर है। अब क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। तो इस वजह से जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्होंने स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कह लेते आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। और ये मूवमेंट था कि जो वेस्ट पाकिस्तानी का जो डोमिनेशन है वो खत्म हो और ईस्ट पाकिस्तानियों को भी इक्वेलिटी मिले, ना वेस्ट का डोमिनेशन हो ना ईस्ट का डोमिनेशन हो, इक्वेलिटी हो। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन। वो वहाँ की ऑटोनॉमी चाहते थे, मतलब ऑटोनॉमी मीन्स कि वहाँ के जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करे, जो लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट की जाए, बंगला कल्चर बंगला लैंग्वेज के रिस्पेक्ट की जाए, उर्दू लैंग्वेज ये सारी थोपी ना जाए। तो वो इस तरीके की ऑटोनॉमी चाहते थे शेख मुजीबुर रहमान। पर इन द 1970 इलेक्शंस इन द पाकिस्तान, द अवामी लीग लेड बाई द शेख मुजीब वॉन ऑल द सीट इन ईस्ट पाकिस्तान। दरअसल 1970 के अंदर क्या हुआ, इलेक्शंस करवाए गए और इस इलेक्शंस के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो अवामी लीग थी, अवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके जो कह लीजिए जो लीडर थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान ने सारी सीटें जीत ली। कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सीटें थी सारी सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीत ली। अब देन क्या हुआ, एंड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। ऐसे में क्या हुआ कि जब इन्होंने सारी सीटें जीत ली और इनको फिर क्या मिल गई, मेजॉरिटी मिल गई, यानी अब ये पूरे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इनकी सरकार बन सकती थी। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है वो लीड कर सकती थी, वो रूल कर सकती थी। पर ये बात शायद से जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये बात पसंद नहीं आई। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर में थी, तो उनको ये पसंद नहीं आई कि ईस्ट पाकिस्तान के पास सारी पावर चली जाएगी। अब पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वे द असेंबली। तो वो लोग क्या हो रहे, कन्वीन द असेंबली। तो वो लोग क्या करने लगे कि शेख मुजीबुर रहमान को जो पावर्स उनको मिलनी चाहिए थे एक्चुअली में, वो उनको देने से ही मना कर दिया, कह देते कि नहीं आपको पावर्स हम नहीं देंगे। देन क्या हुआ, शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड और शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान। और उस वक्त जो मिलिट्री रूल किया करते थे वो कौन थे, जनरल याहिया खान। और इन्हीं के दौर में ही शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। दरअसल क्या हुआ, फिर जो बंगाली पीपल है वो लोग डिमांड करने लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप क्या काम कर रहे हो, ये सही नहीं है। देन क्या हुआ, जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने जो मूवमेंट, जो आंदोलन चल रहे थे ऑटोनॉमी को लेकर, उन और जो अनफेयर चीजें हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, देन क्या हुआ, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने उसको सप्रेस करने की कोशिश की। और जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने सप्रेस करने की मूवमेंट्स की कोशिश की, देन थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। जिसकी वजह से देन क्या हुआ कि कई सारे मासूम, हजारों की संख्या में लोग, बेगुनाह लोग मारे गए आर्मी के हाथों, जो कि बहुत ही गलत बात है। दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन। दरअसल क्या हुआ, उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो माइग्रेट होने लगे, यानी अपने देश छोड़कर वो इंडिया के अंदर बसने लगे, आकर रहने लगे। अब ऐसे में इंडिया को प्रॉब्लम हुई, इंडिया क्रिएटिंग अ ह्यूज रिफ्यूजी।
प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया। देखो ऐसे में रिफ्यूजी इनके लिए यूज किया गया। दरअसल रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आ जाते हैं। छोड़ने का रीजन हो सकता है या तो उनको वहाँ पे स्वतः फ्रीडम नहीं मिल पा रही, यहाँ पे कोई तरीके की क्राइसिस चल रही है, फिर कोई तरीके की बीमारी चल रही है जिससे लोग घबरा उबड़ा के छोड़ छाड़ के अपने जो नियर बाई दूसरा जो देश होता है वहां पर ह्यूज ऑफ नंबर्स में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ऐसे में इंडिया के अंदर रिफ्यूजी आने लगे तो भारत को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंडिया को प्रॉब्लम होने लगी कि इनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे की जाएगी। फिर अगर ये लोग आके इंडिया के अंदर फैल गए, अलग अलग रीजन्स में चले गए, तो उनकी जॉब के लिए कैसे प्रॉब्लम होगी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम होने लगेगी। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ऐसे में क्या हुआ कि भारत को जो ईस्ट पाकिस्तान की मदद करनी पड़ी और उन्होंने की फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प द फाइनेंशियल मिलिटरीली। और फिर क्या हुआ कि जो भारत है उसने जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी इंडिपेंडेंस, पहले तो वो लोग ऑटोनॉमी की बात करते थे लेकिन फिर फाइनली भारत ने उनकी आजादी की मांग की भी बात एक्सेप्ट कर ली। यानी अब वो लोग कह रहे थे कि हमें जो पाकिस्तान था उससे ही अलग कर दिया जाए और हमें एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ, भारत ने उनकी हेल्प की, उनकी फाइनेंशियली हेल्प की, यानी उनको पैसों की जो भी सपोर्ट दे सकता था भारत वो दिया, और मिलिट्री यानी अपनी सेना भी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भेज दी गई ताकि जो वेस्ट पाकिस्तान की जो लोग हैं वो या वेस्ट पाकिस्तान की जो सेना वो उन पे और ज्यादा जुल्म ना करें। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर, जिसकी वजह से क्या हो गया, वॉर क्रिएट हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान। फिर क्या हुआ, ऐसे में वॉर हो गया। वॉर किसके बीच में हुआ, 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देन क्या हुआ, पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और फिर उसको फाइनली सरेंडर करना पड़ा इंडिया के सामने। जब उस पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने सरेंडर कर लिया, देन क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जब उसने सरेंडर कर लिया तो बांग्ला जो देश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभर कर आया, यानी अब वो आजाद हो गया। अब वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। अब हम उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से नहीं जानेंगे, अब उसको एक नया नाम दिया गया, वो था बांग्लादेश। अगर हम आगे देखें तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, ये आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दरअसल इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आप इससे पहले जितना भी सारी चीजें पढ़े वो आप लोग लिख सकते हो। अगर एग्जाम में ये पूछे कि डेमोक्रेसी फॉर्मेशन पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान मैंने लिख दिया है, बेसिकली होगा बांग्लादेश, माफ कीजिएगा गलती से हो गया। अब एग्जाम में ये पूछेगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी फॉर्मेशन इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, वहां पर किस तरीके से लोकतंत्र को अपनाया गया, ये हम पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखें, बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने डिक्लेयर किया कि फेथ इन सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा, यानी हर धर्म के लोगों को वो इक्वालिटी देगा, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेगा और साथ ही साथ सोशलिज्म को अडॉप्ट करेगा, यानी जहां पर हम लोग अमीर और गरीब दोनों को इक्वल रखकर काम करेंगे। अमीर पे ज्यादा ध्यान, ऐसी बात नहीं है कि हम अमीर पे ही ज्यादा ध्यान देंगे, हम अमीर और गरीब के बीच में तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। However, in 1975, Sheikh Mujib got the constitution amendment to shift from द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन क्या हुआ, 1975 के अंदर जो शेख मुजीब थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया। अमेंड का मतलब कुछ चेंजेस किया, उन्होंने बदलाव किया और जो वहां पे पहले सिस्टम हुआ करता था पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको चेंज करके उन्होंने प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जो प्रेसिडेंटल फॉर्म है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। साथ ही साथ इस चैप्टर की जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, तो आप लोग सेकंड पार्ट भी देख सकते हो इसको समझने के लिए। He also abolished all parties except his own, और उसने जितनी भी सारी पार्टीज थी उन सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दी, लेकिन अपनी पार्टी को उसने
छोड़ दिया। द अवामी लीग, और वो पार्टी कौन सी थी? द अवामी लीग। इसको छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको उसने अबॉलिश कर दी। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां के लोगों में एक कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़े हो, पॉलिटिकल पार्टी कहने लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम क्या किया आप, ये तो बहुत ही गलत तरीके से आपने काम किया, और लोगों के बीच में टेंशन हुई। In a dramatic, tragic development, he was assassinated in a military uprising in August 1975. और 1975 के अंदर वो मिलिट्री के हाथों वो मारा गया। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। देन क्या हुआ? द न्यू मिलिट्री रूलर, फिर एक नए मिलिट्री रूलर आए, जियाउर रहमान, और उनका नाम क्या था? जियाउर रहमान। Formed his own Bangladesh National Party and won election in 1979. और जियाउर रहमान ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उन्होंने इलेक्शन जीते भी। कब? 1979 के अंदर जब हुए थे। He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. इरशाद। दरअसल क्या हुआ, फिर जो जियाउर रहमान थे इनको भी किसी ने मार दिया। देन क्या हुआ, जो अगले जो मिलिट्री थे वो आए, मतलब दूसरे जो मिलिट्री के जो पर्सन थे वो आए, उनका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। यानी जियाउर रहमान के बाद एच.एम. इरशाद रूल करने लगे कंट्री को, बांग्लादेश को ये संभालने लगे। द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। देन जो बांग्लादेश के जो लोग थे ये साथ देख के वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे, और वो मांग करने लगे कि एक जो डेमोक्रेसी है, एक सही तरीके से डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाए। स्टूडेंट्स वर इन द फोरफ्रंट। इरशाद वॉज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। और इस जो आंदोलन था डेमोक्रेसी के अंदर, जो डेमोक्रेसी को जो लोग मांग कर देते, उसके अंदर स्टूडेंट आगे थे, फोर फ्रंट थे, यानी स्टूडेंट सबसे आगे थे जो इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में इरशाद को एक प्रॉब्लम आ गई कि उनको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उन्होंने सारी अपने हाथों में ले रखी थी, उसको स्टूडेंट के मूवमेंट के आगे उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलाउ करनी पड़ी, यानी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी को उनको छोड़नी पड़ी। जो रस्सी उन्होंने कस के अपने हाथों में पकड़ी थी उसको उनको अब ढीली करनी पड़ी, ये कह सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years। देन क्या हुआ, 5 सालों के लिए वो अगेन इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट के रूप में। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। देन क्या हुआ, पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगे कि ये बात क्या है कि आप अपने आप को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर ले। तो 1919 में क्या हुआ कि पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, और फिर फाइनली उनको अपना वो पद, प्रेसिडेंट का जो पद है, सीट है, वो छोड़नी पड़ी। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, और इलेक्शन को दोबारा करवाए गए 1991 के अंदर। तब से since the representative democracy based on multi party election has been working in बांग्लादेश, तब से वहां पे क्या है, मल्टी पार्टी इलेक्शन या कह लीजिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पे जो पॉलिटिकल जो एक लीडर है वो खड़ा होता है, लोगों को चुनना होता है तो चुनती है, वरना किसी और लीडर को वो चुन लेती है। और मल्टी पार्टी इलेक्शन यानी अलग अलग पार्टी है वहां पर, जैसे इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और बसपा है, सपा है, अलग अलग पॉलिटिकल, आरजेडी की पार्टी है, अलग अलग हमें पार्टी देखने को मिलती है। उस तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी अब मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं, यानी अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और फिर कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश है वो भी डेमोक्रेसी की अब रास्ते पर चल रहा है। ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कई बार, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि आप लोग कैसे लगे, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डाउट्स अपने पूछ सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और अपने जो भी उनके डाउट्स है वो पूछते रहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इस चैप्टर की मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, या फिर कह लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो, और इस वीडियो को सेव भी आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोग जब कभी आप लोग आपके पास इंपॉर्टेंट टाइम ना हो, आप लोग सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करो, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, यूट्यूब में सेव में ऑप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सेव कर लो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।